नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक, मणिपुर और महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर। हैंडबॉल में कल गोल्ड के लिए भिड़ेगा उत्तराखंड। बैडमिंटन में भी पदक पक्का। मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड को मिला एक स्वर्ण और एक कांस्य जीतने वाली ज्योति वर्मा के गृह जिले बागेश्वर में खुशी की लहर। पिथौरागढ़ में कल से शुरू होगी बॉक्सिंग प्रतियोगिता। उत्तराखंड के 13 मुक्केबाजों की टीम की स्वर्ण पर नजर। अल्मोड़ा में कल से 22 राज्यों के खिलाड़ी करेंगे योगासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए अभियान चलाने के दिए निर्देश। कहा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन आयोजित कराएं योग और व्यायाम की गतिविधियां। और उत्तराखंड में 3 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। 4 को देहरादून समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की खबरों के साथ। उत्तराखंड को अब तक एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक मिल चुका है। दोनों ही पदक मार्शल आर्ट वुशु की प्रतियोगिता में मिले हैं। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में फिलहाल कर्नाटक 6 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ शीर्ष पर है। मणिपुर 5 स्वर्ण और 4 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है, जबकि तीसरे स्थान पर 3 स्वर्ण और 9 रजत के साथ महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को मार्शल आर्ट वुशु में 2 पदक हासिल हो चुके हैं। राज्य से एचोम तापस को रेगुलर इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है, जबकि ज्योति वर्मा ने मार्शल आर्ट वुशु की चांगक्वान प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ज्योति की सफलता पर उनके गृह जनपद बागेश्वर में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। ज्योति के पदक के साथ ही उत्तराखंड ने भी राष्ट्रीय खेलों में अपना खाता खोला। प्रतियोगिता में मणिपुर, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, बिहार, गोवा और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बागेश्वर के कांडा गांव निवासी ज्योति उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी है और बागेश्वर में ही उनकी तैनाती भी है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने कहा कि उनकी ये जीत जिले के साथ ही राज्य का सम्मान है। ये पूरे बागेश्वर पुलिस के लिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए नहीं, लेकिन पूरे उत्तराखंड के लिए भी एक अभिमान का और गर्व का विषय है। पूरा उत्तराखंड पुलिस परिवार, बागेश्वर पुलिस के सभी कर्मचारी, अधिकारी और सभी हमारे पुलिस के सभी साथी इस अचीवमेंट से बहुत खुश है और सभी को उन पर गर्व है। मैं इस उपलब्धि के लिए श्रीमती ज्योति वर्मा, इनको बहुत बहुत, उनके परिजनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये आपके द्वारा मैं ये भी संदेश देता हूं कि उत्तराखंड पुलिस हमेशा स्पोर्ट्स को हमेशा एनकरेज करती है, स्पोर्ट्स कल्चर को एनकरेज करती है। वहीं ज्योति वर्मा की मां भी आज बेटी की उपलब्धि पर बेहद खुश है। मेरी बेटी ने 38वीं राष्ट्रीय खेल में पहला पदक जीता है उत्तराखंड के लिए। इसके लिए मैं सभी पुलिस टीम वासियों का आभार व्यक्त करती हूँ और सबसे पहले जो बेटी ज्योति की कोच है, मैम है, उनको आभार व्यक्त करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर ज्योति ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने गांव और क्षेत्र का भी मान बढ़ाया है। ज्योति बहन को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ क्षेत्रवासियों की तरफ से, सभी की तरफ से। इतने गरीब परिवार पढ़ के उसने अपना इतना अस्तित्व जमा, मतलब आज के डेट में उसने नाम कमाया। अच्छी बात लग रही है, अच्छा लग रहा है। बहुत आगे बढ़ी है हमारी बहन आज।
हम बहुत हर्षोल्लास का वो है, हम लोग तो खुशी के माहौल में हैं आज के डेट में। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के तहत आज टिहरी जिले के शिवपुरी में पुरुष व महिला वर्ग के सेमीफाइनल मैच खेले गए। पुरुष वर्ग का पहला सेमीफाइनल मुकाबला स्पोर्ट्स सर्विस कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया। इसमें एसएससीबी ने उत्तर प्रदेश को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में उत्तराखंड ने राजस्थान को हराकर प्रतियोगिता में अपना मेडल सुरक्षित किया। कल उत्तराखंड और स्पोर्ट्स सर्विस कंट्रोल बोर्ड के बीच गोल्ड के लिए भिड़ंत होगी। उत्तराखंड के कोच का कहना है कि कल होने वाले फाइनल मुकाबले में टीम स्वर्ण पदक जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं उत्तराखंड टीम का बीच हैंडबॉल का कोच हूँ। तो आज हमारी टीम का मैच राजस्थान से था सेमीफाइनल, जो हमने बहुत अच्छा खेला। मेरी टीम के ऊपर पूरा विश्वास है कि कल हम उत्तराखंड को गोल्ड मेडल दिलाएंगे। वहीं महिला वर्ग का फाइनल हरियाणा और केरल के बीच होगा। सेमीफाइनल में हरियाणा ने छत्तीसगढ़ और केरल ने असम को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। तीसरे स्थान के लिए कड़े मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने असम को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया, जबकि पुरुष वर्ग में तीसरे स्थान के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में टक्कर हुई। कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पराजित कर कांस्य जीता। हमारा बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। यहाँ पर हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। हमारी थर्ड प्लेस का जो मैच हुआ वो भी बहुत ही रोमांचक रहा। असम के साथ हमने मैच खेला है। असम की टीम भी बहुत अच्छी थी, हमारी भी टीम बहुत अच्छी थी। हमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देकर हमने विजय प्राप्त किया है। हमारी टीम से हर एक प्लेयर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की योग प्रतियोगिताओं में देश के 22 राज्यों के 169 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कल से 4 फरवरी तक अल्मोड़ा के हिमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में योगासन प्रतियोगिता आयोजित होंगी। राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगी। योगासन प्रतियोगिता के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस बल के साथ ही वॉलंटियर्स भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी महिषी आर्या ने प्रतियोगिता की तैयारियों से जुड़ी जानकारी दी। से प्रतियोगिता का शुभारंभ होना है और 11:30 बजे जो है प्रतियोगिता का यहाँ पर समय रखा गया है। और साथ ही हमारे जो भी विभिन्न जिलों से जो भी स्टेट यहाँ प्रतिभाग करना है उन सभी के साथ एक एक लाइसेंस अधिकारी यहाँ पर हमारा रखा गया है, ताकि जो भी विभिन्न स्टेटों से प्रतिभागी आए हैं उनको किसी भी तरह की यहाँ पर कोई भी समस्या ना हो, उसके लिए हर होटल पे हमारा एक एक कोच यहाँ पर लाइसेंस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन का भी एक एक होमगार्ड की तैनाती भी उनके साथ सुरक्षा की दृष्टिगत की गई है। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही दोनों वर्गों में राज्य की टीम ने अपने अपने मेडल पक्के कर लिए हैं। राष्ट्रीय खेलों के तहत पिथौरागढ़ जिले में शुक्रवार से बॉक्सिंग प्रतियोगिता आरंभ होगी। इसमें उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीम पूरा दमखम दिखाने को तैयार है। राज्य की 13 सदस्यीय टीम में 6 महिला और 7 पुरुष मुक्केबाज शामिल हैं। महिला टीम की कोच ऋचा शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड की टीम को पिथौरागढ़ जिले में ही 1.5 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। उम्मीद है कि बॉक्सिंग में उत्तराखंड गोल्ड मेडल प्राप्त करेगा। सर, उत्तराखंड के टोटल 13 बॉक्सर हैं, जिसमें से 7 लड़के और 6 लड़कियां हैं और सभी अपने आप में बहुत अच्छे लेवल पे खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी प्रतिभा दिखा रखी है और अलग अलग मेडल भी प्राप्त करे हैं। और इसी तरीके से पिछले 1.5 महीने से हमारे ये कैंप चल रहे थे, जिसमें पहला हमारा कैंप मुंशियारी में रहा था। तो वहां पे मतलब स्नोफॉल में मतलब बर्फ में आप जैसे समझ ही सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस करने में। तो उस सिचुएशन में भी इन लोगों ने मतलब बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। और उसके बाद लगातार 2 कैंप हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में रहे। तो यहाँ पे भी ठंड के बावजूद सुबह 5 बजे, कभी 5:30, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग जितनी मेहनत हो सकती थी इन्होंने अलग अलग लेवल पे। और पिथौरागढ़ जैसे हाई ऑल्टीट्यूड का एक सेंटर भी है, तो जो बॉक्सर्स होते हैं, कोई भी एथलीट होता है, तो उन्हें मतलब बहुत रेयरली ऐसा चांस
मिलता है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग पे जा पाए या प्रशिक्षण उन्हें मिले। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है उत्तराखंड टीम के लिए कि हमें अपने ही उत्तराखंड देवभूमि में जो ये हमारे 38 नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं और इसके लिए हमें अपने ही राज्य में एक हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए मिली है। और जहां तक मैं समझती हूँ और मेरी आशा है कि सभी बॉक्सर से बहुत उम्मीद है, बहुत ट्रेनिंग करी है। तो मैं चाहती हूँ कि मेडल तो सिर्फ एक ही होता है, गोल्ड मेडल। तो मैं चाहती हूँ कि सारे चैंपियन बने। उत्तराखंड टीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें भाग लेने आए अधिकतर खिलाड़ी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। उत्तराखंड की महिला बॉक्सिंग टीम में 6 में से 5 बॉक्सर सीमांत जिले पिथौरागढ़ के ही हैं। वे पहली बार अपने ही घर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। सभी काफी उत्साहित हैं। मैं 2 बार इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ। एक बार यूथ एशियन जिसमें मेरा सिल्वर था और एक बार अंडर 22 एशियन जिसमें मेरा ब्रॉन्ज था। और अभी मेरा नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ है तो पूरी उम्मीद है कि गोल्ड आए। हमने काफी मेहनत की है और पूरी उम्मीद रहेगी कि गोल्ड लाए। मैंने आज से पहले नेशनल खेले हुए हैं और अभी एक इंटरनेशनल टूर लगाया था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और हमारे कोचेस ने बहुत मेहनत की हुई है। सारे कोचेस ने, हमारा मुंशारी में भी कैंप लगा था और अभी 2 बार पिथौरागढ़ में लग चुका है हमारा कैंप। और हमारे कोचेस ने, सभी ने हमें बहुत मेहनत की है। तो हम अपने आप से हम चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा गोल्ड लेके आए, अपने राज्य का नाम रोशन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पौड़ी के कोट विकास खंड के कोट गांव में महिला स्वयं सहायता समूह फूलों की खेती करके अपनी आर्थिकी बेहतर बना रही हैं। कोट गांव में 2 पॉली हाउस में लिली फूलों का उत्पादन किया जा रहा है। फूलों की खेती कर रहे समूह में 35 महिलाएं जुड़ी हैं। अक्टूबर महीने से शुरू की गई लिली की खेती में 3 महीने में फूल आने शुरू हो गए हैं। इन फूलों को दिल्ली के बाजार में भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने आज कोट गांव पहुंचकर लिली की खेती कर रहे किसानों से मुलाकात की और उनके पॉली हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर महिलाएं न सिर्फ अच्छी आमदनी हासिल कर रही हैं बल्कि क्षेत्र में कृषि की नई संभावनाएं भी विकसित कर रही हैं। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर हमारे 18 पॉली हाउस है जिनमें लिली के फूल और सब्जियां, प्याज, ये सब उत्पादन कर रहे हैं। और इन बहनों के जो एक बंजर खेत हो चुके थे, लोग पलायन कर चुके थे, मैं निश्चित मान के चलता हूं कि आपके माध्यम से ये जो बात उत्तराखंड के लोगों तक जाएगी, जो सोचते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं हो रहा, उनको दिखा दीजिए कि पहाड़ में लिली पैदा हो रही है। ये लिली जिसकी एक कली की कीमत 300-400 रुपया, और अगर आप दिल्ली जैसे शहर के मिड में चले जाए, कनॉट प्लेस में चले जाए, तो ये 500-500 रुपए की कली बिकती है। तो इतना महंगा फूल मेरी इन बहनों ने यहाँ क्या। महिला स्वयं सहायता समूह की लक्ष्मी नेगी ने बताया कि लिली फूल उत्पादन के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी गई। उन्हें उम्मीद है कि फूलों की खेती से आमदनी बेहतर होगी। हमें इसका बीज मिला, बल्ब होता है एक, जो कि सरकार ने हमें सब्सिडी में दिया। अच्छी सब्सिडी दी हमें सरकार ने। और हमने एक पॉली हाउस में 2000 लगाए, मतलब कुल मिला के दोनों पॉली हाउस में हमारे 4.5 बल्ब लगे हुए हैं जिनकी 4,500। और हो सकता है हमें एक पॉली हाउस से 2 लाख का फायदा होगा, ठीक ठाक अगर फूल हो गए तो। वैसे उनमें देख रहे कि ये है कि ये थोड़ा ठंड के कारण खराबी हो रही है, तो हमने इसकी काफी देख रेख की, तो वैसे ठीक ही है। हमारे लिए तो काफी अच्छा वो है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में विभिन्न योजनाओं के संचालन के संबंध में बैठक ली। जिलाधिकारियों से उन्होंने राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं के संचालन से महिलाओं की आय में वृद्धि की रिपोर्ट तलब करते हुए आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत
उधम सिंह नगर में 12 योजनाओं, उत्तरकाशी में 14 योजनाओं, चमोली में 12 योजनाओं, चंपावत में 24 योजनाओं और पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं का मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को अनुमोदन दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अल्मोड़ा के लिए 10 योजनाओं, उधम सिंह नगर के लिए 2, उत्तरकाशी के लिए 4, चमोली के लिए 3, चंपावत के लिए 29, टिहरी के लिए 16, देहरादून के लिए 6, नैनीताल के लिए 6, पिथौरागढ़ के लिए 4, पौड़ी के लिए 16, बागेश्वर के लिए 13 और रुद्रप्रयाग के लिए 8 योजनाओं का अनुमोदन मुख्य सचिव ने दिया। उन्होंने योजनाओं के तहत संचालित आजीविका विकास से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस से जोड़ने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम जनता को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से अब एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा। ओपीडी, आईपीडी पर्ची बनाने से लेकर बेड और एम्बुलेंस का एक समान शुल्क किया जाएगा। प्रदेश में 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी और अल्मोड़ा में संचालित हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के समृद्ध चिकित्सालय भी संचालित हैं। धामी सरकार ने राजकीय चिकित्सालयों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में यूजर चार्ज की एक समान दरें लागू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ इलाज के लिए आए मरीजों को मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज में यूजर चार्जेस में एक रूपता लाने के लिए एक समान दर तय की गई है। नई दरें लागू होने के बाद सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी पर्ची का शुल्क 20 रुपये और आईपीडी पर्ची शुल्क 50 रुपये लिया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में जनरल वार्ड में प्रति बेड 25 रुपये, प्राइवेट वार्ड में 300 रुपये और एसी वार्ड में प्रति बेड के 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। एम्बुलेंस का किराया 5 किलोमीटर तक 200 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये लिया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम के एक बार फिर करवट बदलने की अब संभावना है। मौसम विभाग को 3 फरवरी के बाद बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 3 फरवरी से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 3 व 4 फरवरी को राज्य के 3000 से 3200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ जिले में इस अवधि में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। 5 फरवरी के बाद राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो निकलेगा, तो उसकी वजह से जो है कुछ एक्टिविटी वो मिलने वाली है। तो अगर मैं 3 तारीख को बात करूं तो 3 तारीख फरवरी में लेट नाइट से जो है आप देखेंगे कि जो लाइट है एक्टिविटी है रेन की या स्नोफॉल की, वो खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, इनमें कुछ जगहों तक में हल्की या बहुत हल्की तक की जो रेन है या स्नोफॉल एक्टिविटी वो मिलेंगी। और बाकी जगह में देखेंगे तो वहां पर भी जो हल्की बहुत हल्की तक जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी है कहीं कहीं पर वो मिलनी चाहिए 3 की नाइट से। जब आप 4 में जा रहे हैं तो जो असर है वो थोड़ा बढ़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के हैं उसमें ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है या बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। और बाकी हिल्स में बात करें या प्लेन्स में बात करें तो वहां पर भी अनेक जगहों तक में हल्की या बहुत हल्की तक जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। अगर स्नोफॉल की बात करेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि जो है 3000 मीटर या 3200 मीटर एंड अबव ही वो रहेगा। जो एरियाज हैं, जो इस साइड के एरियाज हैं, वहीं पर मिल पाएगी। कोटद्वार स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज कॉलेज में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। सम्मेलन के पहले दिन आज देश और विदेश के शोधकर्ताओं ने उद्योग और शिक्षा जगत में डिजिटल परिवर्तन की प्रगति विषय पर अपने अपने शोध पत्र पेश किए। मुख्य अतिथि और कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के महाप्रबंधक अमरीश त्रिपाठी ने सम्मेलन में कहा कि डिजिटल तकनीक की वजह से उद्योग जगत में हर काम बहुत सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हो पाया है। उन्होंने कहा कि बीईएल में बनाए जाने वाले रक्षा क्षेत्र के उपकरण भी डिजिटलाइजेशन पर आधारित हैं। से आजकल पूरी इंडियन इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री 4.0 की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। सो इंडस्ट्री 4.0 में कि जितना भी
फिजिकल वर्ल्ड है मशीन्स का, उसका ऑटोमेशन होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि कामगारों की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी, बट ऑटोमेशन बढ़ जाएगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी, एफिकेसी बढ़ जाएगी, इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी कामों में आ जाएगी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक संस्थान के रूप में डिजिटाइजेशन में काफ़ी आगे है। लगभग 800 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे डिफरेंट सोच संस्थानों में काम करते हैं। वहीं हरिद्वार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय सक्सेना ने कहा, डिजिटल तकनीक का उपयोग विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म में भी किया जा रहा है। उनके विश्वविद्यालय में डिजिटल तकनीक पर आधारित वैदिक इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर खोला गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। साथ में साथ ये भी देखा जाए कि भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहीं ना कहीं उसमें समाहित होती जाए, क्योंकि सिर्फ इंसान मशीन बन जाए ये तो खूबसूरती नहीं हुई। खूबसूरती तो ये हो कि वो ये भी पता हो कि उसको वेद भी आए, उपनिषद भी आए, अरण्यक भी आए। तो हमने अपने यूनिवर्सिटी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वैदिक इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर खोला है सर। उसका उद्देश्य भी यही है कि हम न केवल एक तरह कंप्यूटर साइंस के बच्चों को वेद पढ़ा रहे हैं, वरन उनसे संबंधित जो ऐप्स हैं वो भी डेवलप करा रहे हैं। वहीं कोटद्वार के IHMS कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अश्विनी शर्मा ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिजिटलाइजेशन का महत्व बताना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये आने वाले युग के लिए काफी लाभदायक होगा और जिससे छात्र ही नहीं, जो रिसर्च स्कॉलर है और हमारी इंडस्ट्री और भारत काफी ज्यादा तरक्की कर सकता है। सम्मेलन में देश विदेश से डिजिटलाइजेशन पर 250 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नई दिल्ली में स्थित उत्तराखंड सदन में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं देहरादून के सचिवालय में भी मुख्य सचिव नजर अतुड़ी की उपस्थिति में सभी अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों को स्मरण करते हुए दोपहर 11 बजे सभी जिलों में भी 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से आज राज्य के अधिकारियों की वर्चुअल माध्यम से बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर भी प्लास्टिक बोतल पर QR कोड की व्यवस्था की जाए। राज्य में कूड़े का 100% डोर टू डोर कलेक्शन कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से गंगा नदी में स्वच्छ जल जाए। इसके लिए गंगा की सहायक नदियों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने राज्य में फिट इंडिया मूवमेंट को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन योग और व्यायाम की गतिविधियां करवाई जाएं। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की राज्य सरकार की योजना पर और प्रभावी तरीके से कार्य किया जाए। फिट इंडिया के तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। स्वस्थ आहार और जागरूकता शिविरों का आयोजन करके जंक फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को सतर्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में सघन अभियान चलाया जाए और मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रुद्रप्रयाग के सिलगढ़ पट्टी की आराध्य मां इंद्राणी देवी की चल विग्रह उत्सव डोली आज 2 महीने की दीवारा यात्रा कर लौट आई है। आज 63 दिनों के बाद मां इंद्राणी कंडाली गांव में पहुंच गई है। इसी के साथ आज से 9 दिवसीय हवन यज्ञ का धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। मंदिर समिति और स्थानीय लोगों के मुताबिक 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ के आयोजन के समय ही यहां यज्ञ कुंडी खोली जाती है।
26 नवंबर से हमारी देवरा यात्रा प्रारंभ हुई थी, जो हमारी 26 जनवरी तक चली और 27 जनवरी को हमारी मां इंद्रासनी की डोली हमारे इस कंडाली गांव में वापस पहुंची और 30 जनवरी जो आज हम आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं और आज से हमारे इस महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है कुंडगज के साथ। मां इंद्रासनी उन भक्तों पे आशीर्वाद देने के लिए जगह जगह अपना स्थान ग्रहण करती है और ये महाकुंभ की तर्ज पे 12 साल बाद होता है। जैसे देश में 4 जगह महाकुंभ होता है, वैसे ही यहाँ भी जिस साल भी महाकुंभ होगा, कहीं भी एक महाकुंभ होगा, यहाँ भी एक यज्ञ होगा। आदि शंकराचार्य के टाइम का मंदिर है ये। जब सारे उत्तराखंड में मंदिर बने थे तो ये भी बना था। कहते हैं कि ये ऋषि अगस्त की मुँह बोली बहन है, तो इन्हें इंद्र शनि के नाम से इंद्र से आई है और एक गांव का नाम कंडाली है। तो कहते हैं कि ये कंडी के में आई थी, कंडी के उस देश में उनमें आई थी, तो यहाँ पे वो विश्राम किया था, ऐसे सुना हमने। आज महीने की यात्रा के बाद मां इंद्राणी की उत्सव डोली गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ डोली का स्वागत किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक डोली पहुंचने के बाद जब यज्ञ कुंडी खोली जाती है, उसके बाद ही गांव के चूल्हे में आग जलाई जाती है। आज इंद्राणी मु यज्ञ आज अग्नि कुंड यज्ञ ने आग जब जल्दी तो हम 5 गाँव में जन हमारे 5 गाँव में जेली कंडली सुरसोलिया पंद्रोला नागधार, तो तब सुबह का घर में आग जल रही है। भी आग जल रही है यहाँ पे, जितनी भी दुकानें हैं, ये जितने भी घर हैं यहाँ आजू बाजू में, ये ऊपर अपना जेली कंडाली मरगांव, तो वहाँ जो है कि इस समय पे जो है कि आग जो है चूल्हों में नहीं जलाई जाती है। जब यहाँ से आग जलेगी उसके बाद सबके घरों में वो आग जाएगी, आप अपने घरों में उसके बाद जला सकते हैं। ये यहाँ का नियम भी है जो कि परंपरागत तरीके से कई वर्षों से चला आ रहा है। मतलब हमें तीसरी जगह बड़ी जगह, हाँ तीसरी बार देखी ले बार। जब पहले हुए था हम बहुत छोटा था, अब तो मतलब वो यहाँ से परमान मिल की देखी बोल, तो हम तैयार नहीं, पर जब हम के बाद दूसरी बार जगह हुए हम काफी बड़ा था, 9-10 में पता था। अब आ रहा तीसरी जगह देखना। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक, मणिपुर और महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर। हैंडबॉल में कल गोल्ड के लिए भिड़ेगा उत्तराखंड। बैडमिंटन में भी पदक पक्का। मार्शल आर्ट वुशु में उत्तराखंड को मिला एक स्वर्ण और एक कांस्य जीतने वाली ज्योति वर्मा के गृह जिले बागेश्वर में खुशी की लहर। पिथौरागढ़ में कल से शुरू होगी बॉक्सिंग प्रतियोगिता। उत्तराखंड के 13 मुक्केबाजों की टीम की स्वर्ण पर नजर। अल्मोड़ा में कल से 22 राज्यों के खिलाड़ी करेंगे योगासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के लिए अभियान चलाने के दिए निर्देश। कहा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन आयोजित कराई योग और व्यायाम की गतिविधियां। और उत्तराखंड में 3 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले इलाकों में होगी बर्फबारी। 4 को देहरादून समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।